हेलो एवरीवन। आज 18 नवंबर है और इंडिया यूएस के रिलेशंस में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब सबसे पहली इम्प्रूवमेंट क्या है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक एनर्जी डील साइन हुआ है, जिसमें इंडिया हर साल, अभी तो ये पहले एक साल के लिए ही साइन हुआ है, तो इंडिया हर साल 10% जो इंडिया की एलपीजी है, जितना भी हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं उसका 10% हम यूएसए से इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये एक इंडिया और यूएसए की जो भी रिलेशंस थे वो काफ़ी बिगड़ रहे थे, तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। तो अब इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील है वो भी फाइनलाइज होने ही वाली है, शायद जल्दी ही हो जाए। तो उसमें भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। हो सकता है इंडिया और यूएसए के रिलेशन आने वाले कुछ टाइम में इम्प्रूव होते हुए दिखे हम लोग को। और जो अगला टॉपिक है वो है शेख हसीना से रिलेटेड। अब शेख हसीना को कल बांग्लादेश का एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि बांग्लादेश ने बनाया था, जब बांग्लादेश को वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट केसेस सॉल्व करने थे जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किए थे। उस कोर्ट ने शेख हसीना, जो बांग्लादेश की अर्लियर प्राइम मिनिस्टर थी, उनको डेथ सेंटेंस दे दी है। अब डेथ सेंटेंस दे दी है, फिर बांग्लादेश ने कहा है कि इंडिया को शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना होगा वापस से बांग्लादेश में, ताकि ये सेंटेंस इम्प्लीमेंट की जा सके। अब ये देखना है कि इंडिया उन्हें एक्स्ट्राडाइट करता है या नहीं करता है। ट्रीटी है। अब ट्रीटी तो इंडिया ने साइन किया, पर ये ट्रीटी में एक्सेप्शन है पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उनको लेकर के एक्सेप्शन बनाई गई है कि ये किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इंडिया के पास ऑप्शन है। अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स रिलेटेड है और उसको कोई सेंटेंस मिली है, तो इंडिया के पास ऑप्शन है कि इंडिया उसे एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है या नहीं चाहता है। अब अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कुछ जो नॉर्मल फैक्ट्स यूपीएससी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर है वो अराउंड 4000 किलोमीटर लंबी है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया, और जो बांग्लादेश है वो इंडिया की 5 स्टेट्स से बॉर्डर शेयर करता है। वो 5 स्टेट्स कौन सी हैं? एक वेस्ट बंगाल है, फिर आसाम है, ठीक है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, और फिर मिजोरम है। ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे बांग्लादेश इंडिया में बॉर्डर शेयर करता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया ने साइन की थी, जैसे 1972 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की है। फिर 1996 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी साइन की, जिसमें रिवर के वाटर शेयरिंग से रिलेटेड है मेजरली ये। और 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ साइन किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसमें 162 एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था। और रीजनल कलेक्टिविटी के लिए हमने साइन किया है BBIN, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो अब इंडिया को बांग्लादेश ने चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट का भी एक्सेस दिया था। और मैत्री एक्सप्रेसवे भी चलती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जो कि ढाका से कोलकाता चलती है। फिर बंधन एक्सप्रेसवे है जो कोलकाता से कुल्लू चलती है। अखूरा अगरतला रेल लिंक भी है, नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्टली बूस्ट देता है, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है साउथ एशिया में। और इंडिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है अडानी घोडा पावर प्लांट से। दोनों कंट्रीज के बीच में अराउंड 54 रिवर्स हैं जो दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं, जिसमें से गंगा ट्रीटी एक्टिव है, लेकिन तीस्ता जो रिवर है उस पे अभी कोई एग्रीमेंट हो नहीं पाया है। एग्रीमेंट शायद अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट ट्रॉपल नहीं हुई होती तो हो जाता, पर अभी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, वो काफ़ी प्रो पाकिस्तान है और एंटी इंडिया है। तो अभी तो कोई ट्रीटी होने से रही। फिर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन है, स्मगलिंग है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, और रोहिंग्या का इश्यूज है। रोहिंग्या इशूज है, इन सब से चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स भी हैं। फिर 2024 में एक डेवलपमेंट हुई थी कि बांग्लादेश में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुए थे, कोटा सिस्टम और अथॉरिटेरियन एलिगेशंस के अगेंस्ट थे। जो सिचुएशन एस्केलेट हुई और फिर शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई। शेख हसीना को कंट्री से बाहर कर दिया गया और वो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, जिसके हेड इस टाइम पे कौन है? मोहम्मद यूनिस है। और इस चेंज को डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका इंडिया पे पड़ा, क्योंकि इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पे बांग्लादेश से। तो स्पेशली जब हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटीज की बात करते हैं तो वो काफ़ी साइन हुई थी शेख हसीना के टाइम पे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट इंडिया करती है या नहीं करती है, वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा करेगी।
तो देखते हैं क्या होता है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है INVAR, एंटी टैंक मिसाइल। अब ये जो INVAR एंटी टैंक मिसाइल है, ये इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो परचेज करने वाली है, किससे? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से। भारत डायनेमिक्स इसे बनाएगी, फिर इसे इंडियन डिफेंस को दे देगी, जो कि इसे T-90 टैंक्स में यूज करेंगे। T-90 टैंक्स में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये लेजर गाइडेड मिसाइल है, कैपेबल ऑफ हिटिंग बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग टारगेट्स। मतलब स्टेशनरी तो हिट करना आसान है, पर मूविंग को भी ये हिट कर सकती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। अब T-90 टैंक्स क्या है? तो इंडियन आर्मी के जो आर्मर्ड कॉर्प्स हैं उसकी बैकबोन है T-90 टैंक्स। पहले ये टैंक रशिया से आते थे, लेकिन अब इसको इंडिया में ही इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे होता है? अवाडी, तमिलनाडु में। अवाडी, तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ पे T-90 टैंक्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। ये लाइसेंस प्रोडक्शन के मॉडल के थ्रू किया जाता है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में ये प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल पे। अब क्या ये हाई वेलोसिटी सेल्स फायर कर सकते हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए टैंक के सरफेस पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगी होती है, जो एनिमी के आर्मर पियर्सिंग राउंड को इम्पैक्ट के टाइम को डिसरप्ट कर देती है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको कहते हैं SHOTORA, शा जो भी इससे प्रोनाउंशिएट करेंगे, शतोरा शायद करेंगे। ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर होता है, जो इनकमिंग एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनको कंफ्यूज कर देता है। मतलब T-90 सिर्फ फायर पावर में स्ट्रांग नहीं है, बल्कि डिफेंसिव भी अच्छा है। जैसे हमारे पास भी ये एंटी टैंक मिसाइल है ये, लेकिन इस टैंक में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो इसके ऊपर आने वाली एंटी टैंक मिसाइल्स को कंफ्यूज कर देता है, फिर वो कहीं और जाके गिरती है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये टैंक डेजर्ट टेरेन में भी इक्वली इफेक्टिव है और हाई एल्टीट्यूड में भी इक्वली इफेक्टिव है। इसी वजह से इंडियन आर्मी ने इसको राजस्थान सेक्टर में भी डिप्लॉय किया हुआ है और लद्दाख में भी डिप्लॉय किया हुआ है। हैवी टैंक्स नॉर्मली ऑक्सीजन थिन एरियाज में स्ट्रगल करते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जो T-90 टैंक है का जो इंजन है वो फायर कंट्रोल सिस्टम अडेप्ट कर लेता है। मतलब ये दोनों जगह पे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो T-90 टैंक की जो रेंज होती है वो अराउंड 550 किलोमीटर की रेंज होती है। मतलब रोड की, और रोड पे स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर होती है। रेंज का मतलब कि इतनी दूरी तक ये चल सकता है बिना किसी डिफिकल्टी के। ये एक हैवी मेन बैटल टैंक के लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिव रेंज है, और स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है इसकी। टैंक्स बहुत ही हैवी होते हैं, तो इतनी अच्छी स्पीड उनके लिए गेन करना बहुत अच्छी बड़ी बात होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि ये एक हैवी टैंक है, तो इसकी स्पीड और रेंज दोनों बहुत ही अच्छी है। तो ये था कुछ T-90 टैंक के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एराइस प्रोग्राम। अब एराइस प्रोग्राम क्या है? तो जो COP30 हुआ था, COP30 सबसे पहले कहाँ हुआ है? COP30 हुआ है बेलम, ब्राजील में। ठीक है, तो बेलम ब्राजील में COP30 हुआ। इसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसको कहते हैं एराइस प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सीलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। फुल फॉर्म पे कोई ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो याद भी नहीं होगा। बस आप एराइस प्रोग्राम से याद करिए कि ये प्रोग्राम क्या है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने इसे लॉन्च किया है, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर ऑपरेट करता है। और इसकी अनाउंसमेंट कहाँ हुई थी? COP30 में हुई थी। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है वो मिटिगेशन नहीं है, बल्कि एडेप्टेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस पर है। मतलब ये एडेप्टेशन पे काम करेगा और क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करेगा। तो इसमें जो कंट्रीज हैं उनके जो इम्पैक्ट फेस करती हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, साइक्लोन हो गए, सी लेवल राइज हो गया, इन सब चीज़ों पे एडेप्टेशन उन कंट्रीज को ऐसी क्षमताएं दी जाएंगी कि वो इन सारी चीज़ों को झेल सके। इसके लिए जर्मनी और स्पेन ने मिलकर के $100 बिलियन का इनिशियल फंड अनाउंस कर दिया है। सॉरी, ये स्पेन होगा। ठीक है, एराइज का जो आइडिया है वो सिंपल है। डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट देना है। इस प्रोग्राम के थ्रू मल्टीलैटरल बैंक्स को क्लाइमेट फंड्स और प्राइवेट सेक्टर्स का पैसा रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट किया जाएगा। यहीं जो कंट्रीज क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं
उनको टारगेटेड फाइनेंशियल हेल्प मिल पाएगी। अब एग्जांपल दें अगर, तो अराइज फंड में जो प्रोजेक्ट आ सकते हैं वो क्या क्या है, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर आ सकता है, फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बन सकते हैं, कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ड्रॉट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं। ये सब वो एरियाज हैं जहाँ एडेप्टेशन फाइनेंस की ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा कमी होती है। COP30 का एक बड़ा थीम है, ये था कि मिटिगेशन से अगर बढ़कर एडेप्टेशन को इक्वल प्रायोरिटी दी जाए। मतलब मिटिगेशन तो ठीक है हम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें एडेप्टेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी देनी चाहिए। और जो हमारा राइस प्रोग्राम है वो इसी डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो ये था अराइज प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, वो आप अपने रिवीजन के टाइम पे इसे देख सकते हैं। बाकी जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिर जो हमारा अगला है वो है सरंदा फॉरेस्ट। एक छोटी सी न्यूज़ है, किसे झारखंड में है ये। क्या है, एक साल फॉरेस्ट का एरिया है, साल एक ट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी झारखंड की गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया है कि 90 डेज के अंदर सरंदा फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दो, ताकि बहुत अच्छे से प्रोडक्शन उसकी हो सके, और जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो रुक जाए। अगला टॉपिक है वो है कि इंडिया की जो पहली ड्रोन सिटी बनी है वो कहाँ बनी है, ओबाकुल कुर्नूल आंध्र प्रदेश में बनी है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ड्रोन्स को डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। साथ ही साथ ड्रोन ऑपरेटिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि ड्रोन्स को ऑपरेट कैसे करना है। ठीक। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोहॉर्ट कनेक्ट। कोहॉर्ट कनेक्ट से पहले हम देखते हैं कि फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। तो ये एक यूनिक इंडिया का एक यूनिक साइंटिफिक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें इंडिया एक लार्ज स्केल पे हेल्थ स्टडी करती है, जिसका गोल है कि इंडिया की पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन, लाइफस्टाइल पैटर्न और एनवायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करके प्रिडिक्ट करना कि कौन सी डिजीज फ्यूचर में रिस्क क्रिएट कर सकती है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कोहोर्ट स्टडी भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स मिल करके एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे CSIR लैब्स हो गई, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए और पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स। एम ये है कि फ्यूचर में इंडिया के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और प्रिसीजन हेल्थ केयर डेवलप की जा सके। फेनोम इंडिया बेसिकली लोगों का हेल्थ डेटा, लाइफस्टाइल डिटेल्स और जेनेटिक्स को लॉन्ग टर्म ट्रैक करता है। इससे डिजीज जैसे कि डायबिटीज हो गई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई, कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है और एज रिलेटेड डिजीज का पैटर्न समझ में आता है। ये डेटा बताएगा कि इंडिया में कौन से रिस्क फैक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका कि पैन इंडिया डाइवर्सिटी। इंडिया की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिच है, इसलिए फेनोम इंडिया का डेटा पॉलिसी मेकिंग मेकिंग में भी यूज़ हो सकता है। इससे डिजीज प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, अर्ली डायग्नोसिस की जा सकती है, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसका मेन एम क्या है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइज थेरेपी दे सकते हैं। कस्टमाइज थेरेपी का क्या मतलब है कि हर इंसान की नीड्स अलग होती है, हर इंसान की बॉडी किसी मेडिसिन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एक छोटा सा एग्जांपल कि किसी का बुखार एक पैरासीटामोल की टैबलेट खा करके ठीक हो जाता है, लेकिन किसी का नहीं ठीक होता। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी उस मेडिसिन को उतने एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट है, इसमें हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी की क्या ज़रूरतें हैं, उसकी बॉडी अलग अलग चीज़ों की कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सारी चीज़ों को देख करके एक थेरेपी डिज़ाइन करते हैं जो कि सिर्फ उसके लिए है, सिर्फ उसकी पर्सनलाइज्ड है, इसीलिए इसे कस्टमाइज्ड थेरेपी कहते हैं। उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ही बनाया गया है इसे। तो फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट से इस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जो कोहॉर्ट कनेक्ट 2025 है, इसको CSIR IMMT भुवनेश्वर में जो है इसने वो किया था, बनाया था, अनाउंस किया है वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये क्या होगा, इंडिया का लार्जेस्ट एविडेंस बेस्ड स्टडी होगी कि लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट कैसे डिजीज पैटर्न को शेप करते हैं। कुछ डिजीज होती हैं जो कि लाइफस्टाइल होती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, फिर हाई बीपी हो गई, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इस चीज़ को ये स्टडी करेगा कि लाइफस्टाइल
कैसे डिजीज पैटर्न को वो कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो उसकी ही स्टडी होगी इसमें। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड डायबिटीज डे से रिलेटेड, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। नॉर्मल है, इसमें अवेयरनेस बढ़ाएंगे डायबिटीज को लेकर के। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम उसे प्रिवेंट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर डायबिटीज दो तीन टाइप के होते हैं। तो पहला जो है वो डायबिटीज टाइप 1 जो है वो क्या है, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है, इसके कॉजेज अननोन है, और 40 ईयर्स की एज के पहले हो जाता है ये। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, ये 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। इसमें जो बॉडी है वो या तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, तो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितनी बॉडी को ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत से कम प्रोड्यूस कर रही है। बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, ज़रूरत से कम प्रोड्यूस कर रही है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मतलब जिनका खाना पीना हेल्दी नहीं है, बहुत ही फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों में ये हो सकता है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर एक है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, हार्मोनल इंटरफेरेंस के वजह से होता है, और यूजुअली अगर चाइल्ड बर्थ के बाद ये ठीक भी हो जाता है। फिर अब इंडिया में था डायबिटीज़ का प्रेवलेंस रेट बहुत ज़्यादा है, हर 9 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ है। फिर जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है एक्सरसाइज गरुड़ा। ये क्या है, ये एक नाम से लग रहा है, गरुड़ क्या होता है, हवा में उड़ने वाला एक पक्षी है। तो ये एयर एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस। कहाँ पे होती है, फ्रांस में। इंडिया फ्रांस के बीच में 3 होती है एक्सरसाइजें। पहली कौन सी है, पहली है गरुड़, फिर है वरुण, फिर है शक्ति। ये 3 एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस में, गरुड़, वरुण एंड शक्ति। गरुड़ होती है एयरफोर्स की, वरुण होती है नेवी की, और शक्ति होती है आर्मी की एक्सरसाइज। तो ये आज का टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।